बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन इज डिफाइंड एज द branch of science that deals with the motion of bodies with the application of the electrical forces। फिजिक्स की हमारे पास दो डायनामिक्स आती हैं, दो ब्रांचेस आती हैं। एक है डायनामिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स। डायनामिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अप्लाई होंगी दैट रिजल्ट्स इन द मोशन ऑफ द बॉडीज। तो हमारे पास बेसिकली जो मोशन होता है इन केस ऑफ स्टेटर, इन केस ऑफ द जनरेटर एंड इन केस ऑफ द मोटर, तो हम मोशन ऑफ द बॉडीज करते हैं। रोटरी बॉडीज जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मोशंस के साथ डील करती हैं। तो बेसिकली ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो हम एक और बात भी स्टडी कर लेते हैं इसमें, वो ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर जो है वो 4 लॉज हैं जिसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन डील करती है। पहली जो लॉ है इट इज कॉल्ड एज फ्राडेज लॉ, ठीक है। दूसरा हमारे पास लॉ है लेंजिस लॉ। तीसरा हमारे पास है एम्पियर सर्किटेड लॉ। और चौथा हमारे पास है बायोट सेवरेट लॉ। ये 4 के 4 लॉज पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स बेस करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम ये इसमें फ्राडेज लॉ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्योंकि वो बार बार उसका कॉन्सेप्ट आता है। लेंजिस लॉ पढ़ चुके हैं, ईएमटी के अंदर आप बायोट सेवरेट लॉ भी पढ़ चुके हैं और एम्पियर सर्किटेड लॉ भी पढ़ चुके हैं। ये आप सारे के सारे स्टडी कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन दैट वाज कॉल्ड एज प्रोफेसर हैंस ऑरेस्टेड। ये एक बंदा था जिसने सबसे पहले दुनिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। उसकी थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी दैट व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वेरी सिंपल, जो भी कंडक्टर होता है उसमें से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। अब यहां पे हम देखें फिगर 1.1 है हमारे पास। हम इस को स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए डायग्राम में, इसमें से करंट पास हो रहा है तो करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस पैदा हो रही हैं। दीज मैग्नेटिक लाइंस आर कॉल्ड एज फ्लक्स लाइंस। तो ये फ्लक्स लाइंस को या हम सिंपल फ्लक्स कह सकते हैं, दैट इज शोन बाय वेबर। फाई क्या सिंबल है, ये हमारे पास फ्लक्स लाइंस पैदा हो रही हैं। बी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। बेसिकली यू कैन से अ बार मैग्नेट फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। उसमें कुछ कॉइल्स वाउंड हुई हैं, ठीक है जी। एक सॉलिनॉइड बना हुआ है, उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। द करंट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव एंट्री टू द नेगेटिव और हमारे पास जो है वो फ्लक्स लाइंस पैदा हो रही हैं, ठीक है जी। अब ये जो फ्लक्स लाइंस यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं, इसकी हम प्रॉपर्टीज को भी जरा आपको जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फ्लक्स लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकता है। वायर को आप टच करेंगे तो करंट आपको लगेगा, महसूस करेंगे। इसी तरह लेकिन आप करंट को देख नहीं सकते। इसी तरह हमारे पास जो है वो फ्लक्स लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है जी। नॉर्थ टू द साउथ हमारे पास मूव करता है आउटसाइड और साउथ टू द नॉर्थ मूव करता है इनसाइड। ये हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर भी, ठीक है जी। और फिर द फ्लक्स लाइंस आर लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक कॉर्ड्स, ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये जितना शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है फ्लक्स लाइंस उतना फॉलो करती है। ये नहीं है कि यहां से नॉर्थ से निकला और फिर इसने जिगजैग कोई पाथ फॉलो किया और फिर साउथ में, ऐसा नहीं होता। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है कि दे फॉलो द करंट फॉलोज अ लो रेजिस्टिव पाथ, इस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे फॉलो लो रिलेक्टेंस पाथ। जितना कम से कम पाथ मिलता है रिलेक्टेंस का इनको ऑपोजिशन का, उसमें जितना इनकी पाथ कंप्लीट होता है ये अपना पाथ कंप्लीट कर लेती हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि द फ्लक्स लाइंस the magnetic field is stronger near the magnet and weaker as you move away from the field। ये भी ठीक है। फिर हमारे पास ये कुछ फ्लक्स ये देख रहे हैं हमारे पास लीकेज हो रही है और कुछ अपना पाथ कंप्लीट कर रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास की है।
तो ये सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। ठीक है जी। इसी तरह सी डायग्राम में भी आप देख रहे हैं ये फ्लक्स लाइंस हमारे पास, अगर ये बार मैग्नेट मैग्नेटाइज हो गया है तो अब बैटरी कनेक्टेड की जरूरत नहीं है, कंपास नीडल से अब पूरा का पूरा पाथ ट्रेस हो सकता है और ये अपनी अपनी ये इस किस्म की जो शेप है इनकी वो हमारे पास कंप्लीट कर रही हैं। तो फ्लक्स लाइंस या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी कंडक्टर के क्रॉस, याद रखिएगा, या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। ठीक है जी। इसके लिए सिंपल राइट हैंड रूल है हमारे पास। ठीक है जी। राइट हैंड रूल है हमारे पास और राइट हैंड रूल को आप थोड़ा सा स्टडी कर लें खुद कि राइट हैंड रूल से सिंपली हम निकाल सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में आएगी, या करंट की डायरेक्शन ऊपर है, नीचे है, अवे है, टुवर्ड्स है, तो ये इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास होता है ऐसे मैग्नेटिक सर्किट है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक सर्किट होता है बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक कोर। ठीक है, ये कोर नजर आ रही है फिगर 1.2 ए में हमारे पास, और कुछ हमारे पास वाइंडिंग्स बनी हुई हैं और दैट आर कनेक्टेड टू द सोर्स। ठीक हो गया। जब हमारे पास स्विच ऑन होगा तो दैट करंट विल स्टार्ट फ्लो इनसाइड द वाइंडिंग्स, तो वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड से कोर मैग्नेटाइज होगी, जिसकी वजह से पूरा फ्लक्स लाइंस आप देख रहे हैं यहां से मूवमेंट करेंगे और कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। दैट्स एनफ फॉर दिस फिगर एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई कोर बनी हुई है लेकिन उसमें गैप है। ठीक है जी। ये गैप भी आ रहा है, एक तरफ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फेरोमैग्नेटिक कोर, ओपन है, तो हमारे पास फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, यहां पे वो मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू फ्रॉम वन साइड एंटर होंगी दूसरे में और कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है। हम इसे कह सकते हैं सिंपल टू पोल मोटर इसने कहा है, तो एक साइड जो बन जाएगा वो नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा साइड साउथ बन जाएगा और ये अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है बेसिकली? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बेसिकली ये है कि इट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है जी। ये ड्राइविंग फोर्स है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू मूव इनसाइड द कंडक्टर और अ कोर और टू ड्राइव अ सर्टन एप्लीकेशन, या किसी एप्लीकेशन को वो ड्राइव करें, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है बेसिकली, इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। सो एफ इससे डिनोट करते हैं एफ से, तो चूंकि एफ इज अ यूनिट फॉर फोर्स तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को हम इटैलिक एफ से डिनोट करते हैं, इटैलिक एफ। सो एफ इज इक्वल टू एन आई इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इनसाइड द कॉइल और अ कंडक्टर। सो एफ इज इक्वल टू एन आई or the unit of current is amperes, so the unit of magnetic motive force is ampere. Turns nahi, because turns is a dimensionless quantity, so F is equal to Ni, so the unit of magnetic motive force is just amperes का unit क्या होता है? amperes. Magnetic field intensity, field कितनी intense है, field की strength कितनी है, ठीक है जी, इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशो, ये रेशो है बेसिकली, इट्स द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में फ्लक्स डेंसिटी, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इंटेंस हैं पर यूनिट लेंथ। सो मेजरमेंट इज अकॉर्डिंग टू द पर यूनिट लेंथ। सो magnetic field's intensity H is denoted by H. H is the ratio of magnetic motive force per unit length. So F is equal to Ni, जैसे इक्वेशन 1 में देखा है, divided by L. ठीक है, Ni by L. So Ni का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। L का यूनिट हुआ मीटर। So H का यूनिट क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है। आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को मजीद कंसिडर करते हैं और स्टडी करते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज होती है? फ्लक्स हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड को भी देखा है, अब हम फ्लक्स डेंसिटी को देखेंगे। व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी? बी। फ्लक्स डेंसिटी बी बेसिकली इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेंस है एक सर्टेन एरिया में, फ्लक्स लाइंस
कितनी डेंस है एक सर्टेन एरिया में, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका मेजरिंग पैरामीटर है फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड बी। बी इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, फ्लक्स लाइंस का यूनिट क्या हुआ, वेबर्स, एरिया मीटर स्क्वायर, सो वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और अ रिनाउंड पर्सन दैट यूनिट टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट था पावर इंजीनियरिंग का, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ला। ठीक है, जिसका यूनिट टेस्ला भी है या वेबर पर मीटर स्क्वायर। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या हुआ, द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस इज द फ्लो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। यहां पे है जी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, कंडक्टर में से या कोर में से जब भी जो ऑपोजिशन होगी दैट इज कॉल्ड एज द रिलक्टेंस। ठीक है, अब रिलक्टेंस को हम वहां पे आर से डिनोट करते हैं, यहां पे हम इटैलिक आर से डिनोट करेंगे, इटैलिक आर, जैसे वहां पर एफ से डिनोट किया था फोर्स को, और यहां पे एफ को इटैलिक किया क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट है। इसी तरह रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया, यहां पे डिनोट करेंगे इटैलिक एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो एस या सॉरी इटैलिक आर। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज शोन बाय द इक्वेशन 14। एफ, ये देखें, ये लिखा हुआ है फाई वेबर्स फ्लक्स इज इक्वल टू एफ बाय आर, या बाज ऑथर्स ने इस आर को एस से डिनोट किया हुआ है, तो ये मर्जी आपकी इटैलिक आर को एस लिखें या आप सिंपली इसको इटैलिक आर, आपकी मर्जी, लेकिन हम क्लास के अंदर इसे एस ही पढ़ाते हैं। एफ फाई इज इक्वल टू एफ बाय इटैलिक आर, और फाई इज इक्वल टू एफ बाय एस। एस को भी रिलेक्टेंस शो करते हैं और इटैलिक आर को भी। ठीक है, तो चलो चूंकि यहाँ पे इटैलिक आर है तो हम उस क्लास चलते हैं। फाई इज इक्वल टू एफ बाय आर। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू फाई आर। बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एफ इज इक्वल टू फाई आर, और ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की दूसरी डेफिनेशन है। एफ इज इक्वल टू एन आई पहली डेफिनेशन, यहां पर दूसरी डेफिनेशन हुई एफ इज इक्वल टू फाई आर। ठीक हो गया, या फाई इज इक्वल टू एफ बाय आर। एफ इज इक्वल टू क्या है, एन आई बाय आर, एन आई बाय आर, ये हमें एक डेफिनेशन पता है। अब हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है जी, आर किसके बराबर हुआ, नीचे हम देखें इस जगह पे आर इज इक्वल टू इटैलिक आर इज इक्वल टू एन आई बाय फाई। ठीक है जी, ठीक है, एन आई बाय फाई, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एल, इससे फर्क नहीं पड़ता, एन आई डिवाइडेड बाय एल और फाई बाय एल। सो एन आई बाय एल यानी एफ बाय एल, अभी पढ़ा है, एफ बाय एल इज एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया, फाई बाय एल फ्लक्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, अब फ्लक्स किसके बराबर है, बी डॉट ए। फाई इज बहुत वो है रिनाउंड फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। सो बी डॉट ए बाय एल, तो क्या हुआ, बी डॉट ए बाय एल, फॉर्मूला तो इक्वेशन क्या बनी, एच डिवाइडेड बाय बी डॉट ए बाय एल हो गया, ये एल ऊपर चला गया। ठीक है, इज इक्वल टू एल ऊपर चला गया, एच को हम नीचे ले आए तो क्या हुआ, बी बाय एच डॉट ए। ठीक है जी, बी बाय एच डॉट ए। ठीक हो गया, अब हमें ये दो इंटरप्रिटेशंस और पता है इक्वेशंस की, वो क्या, एक है म्यू कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। सो म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। ठीक है जी, जिसे हमें भी स्टडी करेंगे आगे जाके बीएच कर्व को, तो हमें पिच में परमेबिलिटी की जरूरत होती है, तो हम लोग इसके फार्मूला क्या है परमेबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच, ये म्यू के बराबर है बी बाय एच, और इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी ऊपर वाली, इटैलिक आर या एस दोनों लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एल बाय म्यू ए, एल बाय म्यू ए हो गया आपका फार्मूला। ये फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इस तरह, ये नीचे जाके बन गया है एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए। ठीक है जी, एस इज इक्वल टू या इटैलिक आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए। अब यहां पर दो तीन बातें जरा सा मजीद कर लें। व्हाट इज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बेसिकली इज द
ability of the magnetic material to allow magnetic lines to pass through it. इसे कहते हैं permeability. इसमें दो आती है, एक आती है permeability of the free space और एक होती है मैग्नेटिक कांस्टेंट. जिसे फ्री स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू नॉट, जिसको आप याद होगा, आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे ईएमटी के अंदर या आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे, एफएससी में पढ़ा है आपने. मैग्नेटिक कांस्टेंट है म्यू नॉट. म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कांस्टेंट होता है, ये बहुत फेमस है. ठीक है. दूसरी आती है म्यू आर. म्यू आर दूसरी को कहते हैं म्यू आर. म्यू आर क्या चीज होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी. ये रेशो होती है किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी निकालने के लिए उसकी और फ्री स्पेस की आपस में इसका रेशो निकालते हैं. इसे कहते हैं रिलेटिव. रिलेटिव जिसे हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, रिलेटिव मोशन होता है. तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर. एक है म्यू नॉट मैग्नेटिक कांस्टेंट, एक होता है म्यू आर. ठीक हो गया जी, रिलेटिव परमेबिलिटी. तो ये म्यू किसके बराबर हुआ? जो 1/5 में लिखा हुआ है. बेसिकली जो 1/5 में लिखा हुआ है म्यू, ये किसके बराबर है? म्यू इज इक्वल टू, ऑथर ने नहीं लिखा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर. बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट और म्यू आर का है. तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. म्यू आर की वैल्यू वेरी करती है मटीरियल टू मटीरियल. फॉर एग्जाम्पल प्योर वैक्यूम हो, प्योर इंसुलेटर हो तो म्यू आर की वैल्यू 1 होती है. आयरन निकल की कॉम्बिनेशन हो तो म्यू आर की वैल्यू चली जाती है बहुत हाई, 10⁻⁵. 10⁻⁵. इसी तरह सिलिकॉन के साथ डूपिंग होगी किसी मटेरियल की तो लाजिम बात है म्यू आर की वैल्यू चेंज होगी. तो इट्स वेरीज. सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर. तो आपके पास रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या बना? एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए विच इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर ए. क्योंकि म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर. सो आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर ए. ठीक है जी. ये देखें जैसा इक्वेशन 17 के अंदर इसने सेम लिखा है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर. इक्वेशन 17 है. नीचे जो आपने 4/10⁻⁷ भी लिखा हुआ है. बाकी चीजें आपको स्टडी की. ये बाकी ग्राफ है, बस इसके अंदर इतनी डिटेल की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है. आगे हम जा रहे हैं, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट्स के डिफरेंसेस. इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है. मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक करंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं. उधर रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन, इधर क्या होता है? रिलेक्टेंस होती है. उधर क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इधर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होती है. उधर हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है. ये डिफरेंसेस हैं, आपस में इनकी सिमिलरिटीज हैं. तो ये कॉमन सी बात है. इलेक्ट्रिकल फील्ड विल रन दी इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल रन दी मैग्नेटिक सर्किट. ये बहुत कॉमन है. अच्छा, मोस्ट रिनाउंड फिनोमिना हमारे पास जो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज दी मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस. मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस हम इसको स्टडी करेंगे. इसको फिगर 1.8 की क्या डायनामिक्स हैं जब हम अप्लाई करेंगे कोई भी फेरोमैग्नेटिक कोर पे, एंड व्हाट इज दिस, दैट इज द फिगर बी, दैट इज कॉल्ड एज द हाइस्टेरेसिस कर्व. ये कैसे बनता है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम इसको थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट चीज है मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, और दूसरा है हमारे पास हाइस्टेरेसिस होने के बाद लॉस जो पैदा होता है पावर सिस्टम के अंदर या मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर. जहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल लॉस होता है, जहां पर मैग्नेटिक सर्किट हैं वहां पर मैग्नेटिक लॉस होता है. बेसिकली हाइस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस को हम डिफाइन करने से पहले हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर इन द फिगर ए, लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक कोर. ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक कोर हो गई. ठीक हो गया. हमने कुछ वाइंडिंग्स इस पे वाउंड कर ली. ठीक है. और इसको अप्लाई कर लिया एसी के साथ. ठीक है जी. हमने इसको एसी अप्लाई कर ली. ठीक है. तो जब हम इस पे एसी अप्लाई करेंगे, डीसी हमने अप्लाई नहीं की. क्वेश्चन है यहीं पे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर लें. वो ये है कि व्हाई a DC source has not been applied to the magnetic circuit. Why? Because all of the machines that are available in the market, whether they are AC or whether they are DC, actually all of the machines are AC in phenomena. सारी की सारी machines AC होती हैं, चाहे DC भी हो. तो ये machines सारी की सारी क्या होती हैं, हमारे पास AC होती हैं. DC machines हमारे पास प्योर DC पे कोई नहीं होती.
डीसी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डीसी हैज अ जीरो फ्रीक्वेंसी, हैज नो ऑल्टरनेशन, विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ भी आता हूं कि फैराडेज लॉ बेसिकली हमें शो करता है, बताता है बेसिकली कि व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, whenever a current flows through a conductor produces a magnetic field around it। ठीक है जी। और फिर हम ये भी स्टडी किया है कि when a current carrying conductor is moved across a magnetic field, जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया जाता है तो it produces induced current, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। दैट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ is produced, or you can also say that when with the motion of the conductor across the magnetic field it produces a potential difference that generates the current, that current is called induced current। इस तरह भी कह सकते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि with the motion of the conductor across the magnetic field it produces inside the induced currents, and that induced currents produces the basically EMF। ठीक है, or it produces EMF and that EMF basically produces the current inside the conductor, and that current is called induced currents, and that induced currents and the EMF generated, the phenomena is called electromagnetic induction। ये हमारे पास पुरानी डेफिनेशन है चलती आ रही है। यहाँ पर दो बातें बड़ी बात से करने की जरूरत है। एक ये है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक किस्म ये है इसकी, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कंडक्टर इज एट रेस्ट, कंडक्टर रेस्ट पर है एंड द फील्ड इज वेरिंग, फील्ड वेरी कर रही है। दो चीजों में से एक चीज होगी, या एक वेरी करेगी, दूसरा यूनिफॉर्म या रेस्ट पे होगा, या एक जो है वो दूसरी जो है वो वेरी करेगी और ये रेस्ट पे होगा। दो में से एक बात होगी। तो स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट पे आया है। इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टर इज एट रेस्ट एंड द फील्ड इज वेरिंग। सो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी कंडक्टर के अंदर उसे कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक हो गया। दूसरी चीज है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है कि कंडक्टर इज मूविंग अक्रॉस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ साउथ दो पोल्स कंसिडर कर लें, नॉर्थ से फील्ड निकल रही है, साउथ में जा रही है। ठीक है, और कंडक्टर दरमियान में से मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, विद अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, तो इसकी मोशन की वजह से वहां से फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन किसकी वजह से हो रहा है? अब कंडक्टर की वजह से हो रहा है। तो इसमें जो फील्ड होगी मोशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और पिछले केस में स्टैटिस्टिकली में क्या था कि कंडक्टर तो रेस्ट पे था लेकिन फील्ड वेरी कर रही थी। या फील्ड वेरी करेगी या कंडक्टर मूव करेगा, दोनों में से एक बात होगी। कंडक्टर रेस्ट पे है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, फील्ड वेरी करेगी। और अगर जो है हमारे पास कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है और फील्ड यूनिफॉर्म है, रेस्ट पे नहीं, फील्ड यूनिफॉर्म है, एक ही है, कांस्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये याद रखिएगा। और दूसरी जो कॉन्सेप्ट डीसी का, जो फैराडे के लॉ की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस तो अपोज कर रहा है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और डी फाइव बाई डी टी। अब ये डी फाइव बाई डी टी है, बेसिकली इट शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लाइंस। तो डीसी के अंदर जो कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस होती है, देयर इज नो चेंज, सो डी फाइव बाई डी टी इज जीरो। सो डी फाइव बाई डी टी इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो डीसी के केस में दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और एसी के केस में ये प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा इस बात को, डीसी में जीरो और एसी में प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई देयर आर नो प्योर डीसी ट्रांसफार्मर्स जो कि आगे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है जी, नो प्योर हम कह सकते हैं डीसी मशीन्स। ठीक है, सारी की सारी मशीन्स एसी होती हैं, लेकिन आगे उसके कन्वर्टर्स या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं। वाई? बिकॉज डीसी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होती। बस ये एक बात कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। एसी हमारे पास स्विच ऑन होगी, यहां पर फिगर 1.8a में स्विच ऑन होगी, दैट एसी विल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट।
ये करंट फ्लो होगा वाइंडिंग में से, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो क्या होगा, ये करंट क्या होगा, इसका मतलब ये है करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट खाली इस वाइंडिंग्स में से नहीं गुजरेगा, बल्कि दैट करंट विल आल्सो मूव इनसाइड द कोर एज वेल, ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इस वाइंडिंग्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोर क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी और इस पूरी की पूरी कोर में से जो है, इधर देखें आप माउस पॉइंटर से, पूरी की पूरी कोर में से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी। और चूंकि ये कोर लेमिनेटेड होती है लॉस को मिनिमाइज करने की वजह से, इस वजह से इस पूरी की पूरी कोर में से जो है वो हमारे पास फ्लक्स लाइंस मूव करेंगी, या क्लॉकवाइज मूव करेंगी या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट या पोजीशन ऑफ द कंडक्टर किस तरफ है, उसकी वजह से या क्लॉकवाइज मूव करेंगी या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगी। चूंकि बुक के में एक स्टैंडर्ड होता है तो हम यहाँ पे कहते हैं कन्वेंशनल करंट फॉलो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट को देखते हुए हम कहते हैं कि फ्लक्स लाइंस यहाँ पे क्लॉकवाइज फॉलो करेंगी और लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास लेमिनेटेड कोर है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक हाइस्टेरिसिस का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको ऐसे स्टडी करेंगे कि द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक कोर with the application of the AC applied voltage is called as the magnetic hysteresis। मैग्नेटाइजेशन भी होती है और डीमैग्नेटाइजेशन भी होती है। अब हमारे पास जब इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने नोट किया, परफॉर्म किया, तो इस पे हमने कुछ वैल्यूज हमने ले ली, बी की ले ली वैल्यूज, फ्लक्स डेंसिटी मेजर कर ली, कुछ वैल्यूज फ्लक्स डेंसिटी की कर ली और कुछ वैल्यूज हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज की ले ली, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया कि 4 एक्सिस बना लिए, पॉजिटिव बी एक्सिस फ्लक्स डेंसिटी का, फिर यहां पर देखें माउस पे माइनस का एक्सिस है उसका माइनस, यानी कि नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी माइनस बी यहां पर आ जाएगी। फिर पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी एक्स एक्सिस के क्लॉक्स है तो माइनस एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगी, माइनस एच आ जाएगा, माइनस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो उसका मतलब है एक्स और वाई, एक्स पे हमारे पास हो जाएगा एच फील्ड इंटेंसिटी और वाई पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये दो कर एक्सिस आ गए। अब इसको पीछे अगर मूव करें एच को तो माइनस एच इधर आ जाएगा, बी को पीछे मूव करें तो माइनस बी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बात हम ये देखते हैं कि हम ओरिजिन पर हैं ओ पे ओ पॉइंट कैसे आया है। ओ पॉइंट ऐसे आया है कि स्विच को ओपन करें, स्विच को जब आप ओपन ही रहने देंगे, क्लोज नहीं करेंगे तो एसी वोल्टेज अप्लाइड नहीं होगी। जब एसी वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो पैदा होगी वो क्या होगी, 0। तो इसका मतलब है जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। सो वी आर एट द पॉइंट ओ दैट इज कॉल्ड 0,0, ओरिजिन पर है। क्या है, ओरिजिन पर, ठीक है। अब एसी साइकिल हमारे पास स्विच ऑन किया है तो एसी साइकिल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो वी आर एट द, हम कहते हैं कि हम एसी साइकिल जब मैक्सिमम पे गया है, पॉजिटिव एसी साइकिल मैक्सिमम पर गया है तो वी आर एट द पॉइंट ए, ठीक है जी, पॉइंट ए। व्हाट इज द पॉइंट ए? पॉइंट ए इज दैट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ एच इज also positive maximum. So A is a point where B and H both are positive maximum. Why? Because आप इक्वेशन देखें हमारे पास H is equal to N by L and H is directly proportional to current. करंट मैक्सिमम हुआ तो H भी हुई और करंट मैक्सिमम हुआ तो B भी हुई, तो B और H मैक्सिमम हुए तो A पॉइंट पे आ गए, ठीक हो गया। फिर आपको पता है कि जब AC साइकिल इंक्रीज करता है और फिर यहां पर ओरिजिन में आके वो 0 हो जाता है, ओरिजिन में आके पॉजिटिव साइकिल एंड हो जाता है। तो एंड होने का मतलब क्या हुआ, करंट वहां पे हमारे पास ओरिजिन में पॉजिटिव, ओरिजिन पे 0 हो गया, 0 हो गया। उस वक्त हम जो जिस पॉइंट पर है दैट इज कॉल्ड पॉइंट बी, याद रखिएगा, पॉइंट बी। एंड व्हाट इज द पॉइंट बी? पॉइंट बी शोज दैट
the value of the flux density B is positive here, while the value of H is 0. Why? Because on y-axis, ये y-axis आपके पास, on y-axis the value of x is 0. तो लाजिम बात है y-axis पे x की वैल्यू 0 है, हमेशा मैथमेटिक्स का रूल है, और x-axis पे हमेशा y की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास B पॉइंट है जिसमें वी हैव सम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जब करंट की वैल्यू पॉजिटिव एक्सिस पे 0 हुई तो इस पे सम वैल्यू ऑफ B क्यों आई है? H तो 0 हो गया, ठीक है, B क्यों आई है? H इस वजह से 0 हुआ है, ये इधर देखें आप इस क्वेश्चन में, H इस वजह से 0 हुआ है कि करंट पॉजिटिव में 0 हो गया, करंट पॉजिटिव में 0 हो गया तो H की वैल्यू 0, दैट्स क्लियर। ठीक है जी, वी आर एट द पॉइंट बी। वाई वी हैव पॉजिटिव बी? तो पॉजिटिव बी इस वजह से है कि कोर आपके पास मैग्नेटाइज हो गई थी। जब करंट आपके पास पॉजिटिव में 0 हुआ है, ठीक है, तो कोर ने अपनी मैग्नेटिक पावर को कुछ हद के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, कुछ सम रिटेनेबिलिटी, अपनी जो पावर्स होती हैं उसको इसने रिटेन किया है। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फोर्सेस ने अपनी पावर को रिटेन किया है, तो हम कहते हैं कि वी आर एट द पॉइंट बी। हमारा करंट तो 0 हुआ है लेकिन कोर में कुछ मैग्नेटिज्म बाकी रही है, तो दैट इज वाई, बिकॉज वी हैव सम वैल्यू ऑफ बी हियर एंड द वैल्यू ऑफ एच इज 0। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, पॉजिटिव 0 से भी नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो करंट भी नेगेटिव में नीचे जा रहा है और करंट भी नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब करंट नीचे जैसे ही नेगेटिव में बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि एच भी नेगेटिव में बढ़ेगा, और ये जो करंट नेगेटिव बढ़ा इसने नेगेटिव फील्ड पैदा की है। अज्यूम करें कि पॉजिटिव करंट ने क्लॉकवाइज फील्ड पैदा की थी और नेगेटिव करंट अब काउंटर क्लॉकवाइज फील्ड पैदा करेगा, तो क्या होगा? हम पॉइंट सी पे आ गए। अब ये पॉइंट सी पे हम कैसे आए हैं? पॉइंट सी पे हम ऐसे आए हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट सी है इसमें हमारे पास एच की वैल्यू नेगेटिव है। वेरी श्योर, वाई? बिकॉज करंट का साइकिल नीचे नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव करंट होगा तो एच भी नेगेटिव होगा, तो वी आर एट द नेगेटिव एच। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? पॉइंट सी पे बी की वैल्यू 0 है। कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे इस्तेमाल हुआ है? हम कहते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ वाई इज 0, द वैल्यू ऑफ वाई इज 0। वाई हियर? क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके पास पॉइंट बी पे कुछ फोर्सेस रहती थी जो क्लॉकवाइज की हुई थी, मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ मैग्नेटिक पावर्स उसने रिटेन की थी, उसके पास ताकत थी मैग्नेटिक, वो क्लॉकवाइज की थी। जब नेगेटिव करंट आया तो उसने अपनी ऑपोजिट फील्ड पैदा की। उस ऑपोजिट फील्ड ने सबसे पहले यह किया कि वो जो पॉजिटिव पावर्स थी उसको काउंटरएक्ट किया और उसको खत्म कर दिया। ठीक है, वो उनकी पावर्स जो है वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो बची हुई थी पॉजिटिव आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज की, वो लॉस हो गई सारी की सारी। और उसको लॉस किसने कराया? नेगेटिव करंट ने कराया, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कैंसलेशन हो गई। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या हुई? 0। तो सी पॉइंट पे बी की वैल्यू 0 हुई, लेकिन एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव रही बिकॉज करंट वॉज नेगेटिव हियर। ठीक हो गया, हम सी पे हैं। फिर करंट नेगेटिव से और नीचे मैक्सिमम पे जाता है। जब करंट की वैल्यू माइनस में मैक्सिमम होगी तो हमारे पास करंट में नेगेटिव काउंटर क्लॉकवाइज बी फ्लक्स डेंसिटी भी नेगेटिव होगी, और आई नेगेटिव हुआ मैक्सिमम तो एच भी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास पॉइंट डी आ गया। इस पॉइंट डी पे जो है एच की बी की वैल्यू भी नेगेटिव है और एच की वैल्यू भी नेगेटिव मैक्सिमम है। हम पॉइंट डी पर आ गए। इसी तरह फिर जो है वो ऊपर जाएगा, फिर पॉइंट डी से हम समझे कि ई पर आए। इस तरह हमारे पास पूरा का पूरा ये साइकिल क्लोज होता है। ठीक है जी, ये जो कर्व हम बनाते हैं बी और एच के दरमियान, इस कर्व को कहते हैं बीएच कर्व। ठीक है जी, इसको दूसरी तरह नाम में कहते हैं हाइस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं हाइस्टेरेसिस लूप। ठीक हो गया, हम इसको बीएच लूप भी कहते हैं क्योंकि ये प्लॉट होता है बी और एच के दरमियान। ठीक है, अब क्यों करते हैं? वाई? ये कॉन्सेप्ट जो बीएच कर्व का है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये अप्लाई होता है
डिजाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर। क्यों? कोर के अंदर कितना लॉस है, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस बताता है। कोर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस का फिनोमेना बताता है। ठीक है जी। कोर के अंदर बी और एच की वेरिएशन कितनी है, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस बताता है हमें। ठीक है। ओवरऑल लॉस, हाइस्टेरेसिस लॉस, हाइस्टेरेसिस लॉस हमारे पास कितना है, हमें कौन बताता है, हाइस्टेरेसिस कर्व। तो उस लॉसेस की सारी इंफॉर्मेशन, कोर के मटेरियल की इंफॉर्मेशन हमारी जो बताता है वो बेसिकली यही मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जब ये लूप कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O to A to B to C, D, E and finally A, this is whole is called hysteresis curve. hysteresis curve जितना वाइड होगा, ये फॉर एग्जांपल आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं डायनामिक्स में, पॉइंट्स में O to E हाफ लेंथ हो गई इसकी विड्थ की, और O to C इसकी अदर लेंथ हो गई, कंप्लीट लेंथ इसकी E to विड्थ इसकी E to C। अब E to C बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि हाइस्टेरेसिस लूप आम लेमैन में कहेंगे कि चौड़ा है, बहुत ज्यादा वाइड है। तो जितना वाइड होगा इसका मतलब है लॉसेस इसमें ज्यादा है। जितना थिन होगा, सीई की लेंथ कम होगी, थिन होगा, इसमें लॉसेस कम है। तो यहां पर जो डिजाइनर होता है कोर्स का, स्टेटर की कोर बनानी है उसने मशीन की, रोटर की कोर बनानी है, ट्रांसफार्मर की कोर बनानी है। अब वो कैसे डूपिंग करे, आयरन की करे सिलिकॉन के साथ, निकल की करे सिलिकॉन के साथ, या आयरन और निकल दोनों को आपस में डूप करे, या कोबाल्ट को करे निकल के साथ, कैसी वो डूपिंग करे, कैसे प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ताकि हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज आए और ये कर्व ना थिक हो ज्यादा, ना बहुत ज्यादा थिन हो, और एप्लीकेशन के मुताबिक हो। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे हाइस्टेरेसिस का, प्री डिजाइनिंग का नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफार्मर बगैर डिजाइनिंग के जो कोर बनाएंगे वो बन गया ट्रांसफार्मर। अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट फॉर एग्जांपल 220 दे दिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, नुकसान क्या होगा। 220 इनपुट दे दिया और आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि 440 आए, तो 220 से बमुश्किल 250 भी नहीं जाता। आपने कहा यार इतनी बड़ी टर्न्स इस्तेमाल की है, 440 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? उसका वजह यह है कि सारा का सारा आपकी कोर्स लॉसी हो गई, उसने हीटिंग प्रोड्यूस की जिसकी वजह से वाइंडिंग्स भी रैप्चर हो गई और आपका पूरा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट माल फंक्शनिंग कर रहा है, 440 की बजाय 250 दे रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। जब आप कोर की प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करेंगे तो कोर एफिशिएंट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनेंगे। ठीक हो गया, ये ब्रीफ इसका वो है। इसके बाद हम इसकी लॉस पढ़ते हैं, हम इसका लॉस स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस लॉस हमने पढ़ा था कि हर सर्किट चाहे इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल लॉस पैदा करता है, मैग्नेटिक सर्किट हो तो मैग्नेटिक लॉस पैदा करता है। तो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर दो बड़े फेमस लॉसेस हैं, याद रखिएगा। एक को कहते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस, बेसिकली वो होता है हाइस्टेरेसिस के फिनोमेना से पैदा होता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक कोर। ठीक हो गया। और दूसरा जो फेमस लॉस है दैट इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस। ये एडी करंट लॉस भी हमारे पास जो है वो कोर में पैदा होता है। अब कोर के अंदर दो लॉसेस हुए, जरा तवज्जो के साथ सुने। एक लॉस हुआ कोर के अंदर मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस की वजह से, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और दूसरा लॉस हमारे पास हुआ एडी करंट लॉस। ये एडी करंट लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट्स, इंड्यूस्ड करंट्स की वजह से ये लॉस पैदा होता है, एडी करंट लॉस। ठीक हो गया। अब इन दोनों लॉसेस को हम कम कैसे करते हैं इसको सुनना है। हाइस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम कोर की डिजाइनिंग प्रॉपर करते हैं, डूपिंग करते हैं, मटेरियल की सिलेक्शन करते हैं, फिर जब वो कोर बन जाती है उस पर सॉफ्टवेयर की पूरी टेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर हम उसको लैब के अंदर टेस्टिंग करते हैं कि वो बीएच कर्व कैसे बनता है, वो सारा हम एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम कोर की लेमिनेशंस करते हैं, यानी कि आप इस तरह समझे, एक केक लेते हैं, बेकरी से एक केक लाते हैं आप घर में मेहमानों के लिए, तो केक को आप घर में जाके स्लाइस करते हैं, मुख्तलिफ उसके स्लाइसेस बनाते हैं तो ताकि जो है वो इस्तेमाल हो। इसी तरह कोर को भी आप स्लाइसेस करते हैं मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, तो जो स्लाइसेस करते हैं इसे कहते हैं लेमिनेशंस।
इसका मकसद क्या होता है, कोर के अंदर एडी करंट्स कम से कम एडी करंट लॉस पैदा हो। तो जितने लॉसेस कम होंगे इतनी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की, कोर की, मशीन की हाई होगी, याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास हाइस्टेरिसिस का फार्मूला है, तो एडी करंट का आगे फार्मूला आएगा। तो हम इक्वेशन 111 में हाइस्टेरिसिस का लॉस का फार्मूला स्टडी कर रहे हैं। तो हाइस्टेरिसिस लॉस का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज पीएच, हाइस्टेरिसिस लॉस पीएच इज इक्वल टू केएच into F into B maximum raised to the power n. What is this? pH is called as the hysteresis loss. इसे pH से डिनोट करते हैं hysteresis loss. KH is the constant for the hysteresis. ठीक है जी। F is the frequency of the AC voltage applied, 60 Hz या 50 Hz. ठीक है। B maximum, B is the flux density. B maximum is the flux density जो प्रोड्यूस होगी, और n is a constant जो raised to the power, that is constant called Siemens exponent। कभी n की वैल्यू 1.2 रखते हैं, कभी n की वैल्यू 1.4 रखते हैं, कभी n की वैल्यू 1.6। तो आपको पेपर के अंदर बता दिया जाएगा कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एग्जाम्पल 1.3 को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल 1.3 में जो ऑथर है उसने जो एग्जाम्पल दिया था, हाइस्टेरिसिस लॉस इन अ सर्किट विद वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विद वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी इज 846 वाट। ये हमारे पास गिवन हाइस्टेरिसिस लॉस है विद रेटेड वोल्टेज 240 और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कहता फाइंड आउट द हाइस्टेरिसिस लॉस, नया निकालो इफ द apparatus is connected to 60 हर्ट्ज सोर्स, यानी कि 25 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज सोर्स पे वो कनेक्ट हो गया है, whose voltage is such as to cause the flux density B, flux density B कितना हुआ, 62% of its rated value। ठीक है, assume the n is equal to 1.4 जैसे मैंने पहले कहा था। अब इसमें बात यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की है, वो ये है इस पूरी बुक में और वैसे भी शायद बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस के अंदर ये असूल याद रखना है। ये चैप्टर नंबर 1 से कंटिन्यू होगा, चैप्टर नंबर 10 तक डीसी मशीन्स तक यही असूल जाएगा कि जब भी आपके पास रेटेड वैल्यूज दी हो, फॉर एग्जांपल 240 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज, यहाँ पे लिखा वो रेटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो रेटेड का इस्तेमाल किया है। तो रेटेड का मतलब है ये पहली वैल्यूज हैं, दीज आर रेटेड वैल्यूज, 240 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 846 वाट, ये इनिशियल वैल्यूज है, दीज आर रेटेड वैल्यूज। नई क्या है, नई पे क्या चेंज आएगी, डिटरमिन द हिस्टेरिसिस लॉस, नहीं पता, यानी कि PH1 अगर मैं ले हूं इनिशियल PH1 तो 846 आ गया, F1 लूं 25 आ गया, V1 वोल्टेज ले लूं तो 240 आ गया, क्लियर हो गया। डिटरमिन द हिस्टेरिसिस लॉस नया निकालना है, PH2 नहीं पता, इफ apparatus is connected to F1 कितना था 25, कहता है अब F2 कंसिडर करो कि 60 हर्ट्ज है, whose voltage is such to cause the flux density, ये बात आप समझनी है, to cause the flux density to be 62%। 62% का क्या मतलब होता है, 0.62 of its rated value, यानी कि रेटेड वैल्यू फिर क्या हुई। अब क्वेश्चन ये है कि 25 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हिस्टेरिसिस लॉस, दिस इज द वोल्टेज, व्हाट इज द बी रेटेड। सो इन क्वेश्चंस में जब इस किस्म की सिनेरियो हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे कि वी कंसीडर दैट द रेटेड वैल्यू ऑफ बी इज 1, या जिस चीज की हम रेटेड वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे और वो 1 क्या होगा, रेटेड वैल्यू होगा, तो चेंज नई क्या हुई, फाइनल क्या हुई, 2 क्या हुई, दैट इज 62%। सो B2 हमारे पास 62% हो जाएगा और B1 हमारे पास 1 ही रहेगा। ठीक हो गया, यहां तक ये भी क्लैरिटी हो गई। अब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि हिस्टेरिसिस का फार्मूला आपने याद करके लिखना है, दैट इज KHFB मैक्सिमम। अब आप 1 के लिए लिखें सबसे पहले PH1 इज इक्वल टू KH1 F1 B मैक्सिमम 1N। फिर PH2 को इक्वेशन को दोबारा लिखें 2 के लिए, फाइनल के लिए, KH2 F2 B मैक्सिमम 2। फिर एक इक्वेशन 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी। तो जब नई चीज मालूम करनी हो, जब भी नई चीज मालूम करनी हो और पीछे रेटेड वैल्यूज दी हो, तो आपने हमेशा 2 इक्वेशंस जिसके बारे में पूछा जा रहा है उनको लिख के उनको डिवाइड करेंगे। बस ये असूल याद रखना, उनको डिवाइड करेंगे।
सो PH1 डिवाइडेड बाई PH2 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर ली, एक में 1 की वैल्यू सारी आ गई, एक में 2 आ गई। बी मैक्सिमम 1 मैंने कहा था रेटेड है, तो 1 लेंगे उसको, 2 की वैल्यू क्या लिखी है 62% है 0.62, और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। एन क्या ले आए उसने 1.4, तो कैलकुलेटर से इसका आंसर क्या आएगा 1.04 किलो वाट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइस्टेरेसिस लॉस इंक्रीज हो गया किससे 1.04 किलोवाट पिछली वैल्यू से। पिछली वैल्यू क्या थी 846, PH1 कितना था 846, फ्रीक्वेंसी F1 कितनी थी 25 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, देखें ये जो आपके पास इक्वेशन 111 है, इसका मतलब क्या हुआ कि द हाइस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉस बढ़ेगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्सिमम एन, यानी कि बी मैक्सिमम एन भी बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, बी मैक्सिमम एन कम होगा तो लॉस भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी लॉस कम होगा। तो यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 60 भी गई है, यानी कि ट्वाइस से इंक्रीज हुई है, 2 टाइम्स मोर हुई है और आगे हुई है, तो लॉस आपका 846 से 1.04 किलो वाट पे हुआ है। ये हमारे पास 1.3 एग्जांपल है। फिर आर्टिकल हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, मोटर एक्शन एंड जनरेटर एक्शन। यहाँ पे मैं आपको जस्ट सिर्फ ये कहूंगा आपके नॉलेज के लिए कि हमारे पास बेसिकली फ्लेमिंग के 2 रूल्स हैं, याद रखिएगा। एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, और दूसरे को हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है जी, तो क्लास में चूंकि हम समझाने के लिए मैं यही कहता था, क्योंकि हमारे पास अभी क्लास का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ऑनलाइन में यही समझाऊंगा कि हम कंसिडर करें, अज्यूम करें कि हम राइट हैंड रूल को जनरेटर एक्शन के लिए लगाते हैं और हम लेफ्ट हैंड रूल को मोटर एक्शन के लिए लगाते हैं। तो ये कोई पेट बात नहीं है, बाज़ औक़ात हम लेफ्ट हैंड को भी जनरेटर के लिए लगाते हैं, राइट को उल्टा कर देते हैं। तो ये इट इज डिपेंडेंट अपॉन कि हम किस तरह कॉन्सेप्ट को समझते अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को बनाए फिर उसी को हम लेकर आगे चलना है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं। ऑथर ने जो मोटर एक्शन लिखा है, इसका मतलब है हमारे कॉन्सेप्ट में लेफ्ट हैंड रूल, ही इज यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द मोटर एक्शन एंड ही यूजेज अ राइट हैंड रूल फॉर द जनरेटर एक्शन। ठीक है जी, तो फोर्सेस ऑन अ कंडक्टर्स, तो जिस तरह मैंने कहा ये थोड़ा सा आप इसको करेंगे यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे, गूगल पे भी लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते फिंगर्स को, मूवमेंट को। फिर हमने आपको ये बात भी बताई और एक थोड़ी सी ये बात भी बताई थी कि इसको भी स्टडी करेंगे कि सिंपल राइट हैंड रूल कैसे लगता है, यानी कि जिस तरह के इसने करंट को बताया हुआ है, करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देखें आप करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। अब व्हाट इज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड रूल, सिंपल राइट हैंड रूल। अवे जा रहा है, यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा इस तरह, हम तो क्लास में फिर फिजिकली बताते हैं लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन है, तो हम आपको ये बताते हैं करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज क्लॉकवाइज। फिर अगर करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स हो जाएगी, उस तरफ हो जाएगा, एरो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज। ये पूरी की पूरी आप फिंगर से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ इसको देखना है और थोड़ा सा अपनी बीस इसकी सर्चिंग करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। आगे हमारे पास है 2 पोल मोटर। हम कंसिडर मोटर एक्शन है, थोड़ा सा समझाने के लिए बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के लिहाज से मोटर एक्शन कैसे काम करेगा। Let us consider that we have 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। ठीक है, तुम्हारे पास 2 पोल्स है, नॉर्थ है और एक साउथ है। ठीक हो गया। और हमारे पास एक सिंगल टर्न कॉइल है, ठीक है, जो प्लेस है सर्कुलर कॉइल कंसिडर कर जैसे बनाया हुआ है, सर्कुलर कॉइल हमारे पास प्लेस्ड हुई है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। नाउ इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिइंग, ठीक है, एंड द कंडक्टर इज एट रेस्ट। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं अगर मशीन की जबान में बोलें हम आप लोगों को, तो एक होगा स्टेटर, दिस इज स्टेशनरी, नॉर्थ और साउथ पोल स्टेशनरी, एंड वी कंसिडर आवर सर्कुलर कॉइल हेयर दैट इज कॉल्ड एज अ रोटर, रोटेशनल पार्ट। ठीक है जी, प्लेस की हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक साइड हम उसे कंसिडर करते हैं कॉइल का, एक तरफ नॉर्थ की तरफ जो है उसे ए कंसिडर करते हैं, जो बी की तरफ है उसे साउथ की तरफ जो है उसे बी कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हम उसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, जो कि इस डायग्राम में नहीं शो किया हुआ, आप इसको कंसिडर करें इस डायग्राम से, ये वाले डायग्राम
मैं इस डायग्राम से 1.12 से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको मेरी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और नीचे ये डायग्राम दोबारा बनी हुई है, इसको भी जरा देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरी बात समझ आए। फॉर एग्जांपल ये कॉइल आप समझेंगे प्लेस हुई है हमारे पास उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कॉइल का एक साइड हमारे पास ए है, कॉइल का दूसरा साइड हमारे पास बी है। अब पॉजिटिव करंट जो है वो ए साइड पे जरा देखें तो पॉजिटिव साइड से करंट लीव करता है, ठीक है जी। पॉजिटिव साइड से ये बीच में थोड़ा सा सिस्टम का वो है, इसमें थोड़ा स्टॉप करता हूं ताकि पॉजिटिव साइड से करंट लीव करता है, ये देख रहे हैं हम। और पॉजिटिव साइड से करंट क्या करता है, लीव कर रहा है। और नेगेटिव साइड से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे राइट हैंड रूल चलता है पूरा, तो नहीं बता सकते, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करता हूं। लीव कर रहा है तो लीव करने को हम शो करेंगे क्रॉस से शो कर रहे हैं, ठीक है। और एंटर कर रहा है नेगेटिव से इधर से इस साइड से, तो हम किससे शो करेंगे, डॉट से। एक तरफ क्रॉस हो गया, एक तरफ डॉट हो गया। एक तरफ लीव कर रहा है, एक तरफ करंट एंटर हो रहा है साइड में से, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम दोबारा ऊपर जाते हैं, यहां से करंट लीव कर रहा है और यहां से करंट एंटर हो रहा है, ठीक हो गया। तो एक साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, दूसरे में फोर्स अपवर्ड लगेगी, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो रूल्स के मुताबिक एक में फोर्स अप लगी, एक में डाउन लगी। अब ये देखें, अगर माउस को आप मेरे देखें, पॉइंटर को देखें माउस के, एक में फोर्स अप लग रही है और दूसरे में डाउन लग रही है। तो अल्टीमेटली जब बहुत सारी फोर्सेस अप लगेंगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेंगी, तो मोशन किस तरफ होगा, काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मोशन हो रहा है। ये देख रहे हैं पॉइंटर को आप मेरे, काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मोशन होगा, ये रोटरी मोशन होता है। एक फोर्सेस अप लग रही है, दूसरी तरफ डाउन होगी, जैसे फुटबॉल होता है, तो वो या क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा या काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे मजीद। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोगों ने फिजिक्स में जो पढ़ा था मैट्रिक एफएससी में, आपको याद हो या आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में इस बात को थोड़ा सा स्टडी किया हो कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is defined by F is equal to BIL। BIL आगे कहते थे हम लोग BIL साइन ऑफ थीटा, फिर हम कहते थे थीटा इज 90, साइन ऑफ 90 इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम। फिर हम कहते थे कि थीटा इज 0, सो साइन ऑफ 0 इज 0, सो फोर्स इज 0, या फोर्स मैक्सिमम लगती है सो फोर्स मिनिमम लगती है। इस कॉन्सेप्ट को पीछे रखते हुए हम यहां पर इसको जो स्टडी करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर को विद रेस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ द कंडक्टर दैट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करें, हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यू शेप्ड मैग्नेट है। हमने बीच में कंडक्टर जो है इमर्स किया हुआ है, फील्ड लाइंस आर एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, ये देख लें आप, डाउनवर्ड है। कंडक्टर में ये प्लेस किया हुआ है पूरा हमने उसके अंदर मैग्नेटिक, उसके अंदर यू शेप्ड मैग्नेट के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं जो फील्ड लाइंस हैं ये कुछ हिस्से में से कट करती हैं कंडक्टर की और फिर साउथ में जाती हैं। सारे की सारी हिस्सा कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। अब ये जो हिस्सा है ये देख लें आप, ये बाहर की तरफ है और ये हिस्सा भी बाहर की तरफ है। इसका मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहां से स्टार्ट होगी और एंड होगी इस जगह पे, ये टोटल लेंथ है। और वो वाला हिस्सा जो इमर्स है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कौन सा हिस्सा है, उसे हम कहेंगे अफेक्टिव लेंथ। अफेक्टिव लेंथ वो लेंथ जो अफेक्टिव पार्ट करती है, अफेक्टिव पार्ट प्ले करती है रोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एल अफेक्टिव। ये यहां से देखें, पॉइंटर को देखें, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, इसे कहेंगे अफेक्टिव लेंथ। ये वो लेंथ है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाकी टोटल लेंथ से यहां पे हमारा सरोकार नहीं है। क्यों, व्हाई, बिकॉज जो फोर्स लगती है कंडक्टर पे दैट इज ओनली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर दैट इज इमर्स्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो उसके अंदर होता है उसकी वजह से ही सारा फोर्स लगती है। अगर बाहर हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो जितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से यहां पे इसमें हमारे पास जो है वो फोर्स लगेगी। तो यहां पे थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप करते हैं, फिर मैं यहीं से स्टार्ट। अच्छा,
ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। अब फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू बी फ्लक्स डेंसिटी, I is the current flowing through conductor and L, ये L वो नहीं है जो टोटल है, this is L is the effective length, so B is equal to F is equal to B I L effective, and what is L effective here, इसको भी समझना है। अब इसमें समझने के लिए आसान सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं, वो ये है कि आप ये कंसिडर करें कि हमारे पास डायग्राम B है, ठीक हो गया, नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक हो गया, कंडक्टर इज प्लेस्ड टिल्टेड हियर, ये देख रहे हैं आप, कंडक्टर इज प्लेस्ड टिल्टेड हियर, टोटल लेंथ हम नहीं कंसिडर कर रहे, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है बेसिकली यही अफेक्टिव लेंथ है। तो अफेक्टिव लेंथ को कैसे मेजर करेंगे कि ये अफेक्टिव लेंथ क्या है, बेसिकली अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ होगी तो इसका फोर्स भी और होगी, इसका एंगल भी और होगा, अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से स्ट्रेट वर्टिकल हो जाए तो इनलाइन हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगी, इनलाइन हो जाएगी उसके साथ तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ वर्टिकल कर दें कंडक्टर को तो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये या कंडक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा इस तरह जिस तरह मैंने आपको माउस के बता रहा हूं, या कंडक्टर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से ऊपर टिल्टेड की तरफ होगा, ठीक है, तो इसमें जो एंगल बनेगा उसको नोट वर्दी एंगल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा हमने इसको एनालाइज कर रहे हैं, मैं यहीं से इसके डिस्क्राइब करता हूं जैसे ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि L इफेक्टिव इज इक्वल टू L साइन ऑफ अल्फा, ठीक है जी। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, ये दोनों एंगल्स हमने डिस्कस करने हैं अभी यहां पे। अल्फा इज द एंगल, ये देख रहे हैं यहां पे, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, कंडक्टर के साथ फ्लक्स लाइंस जो एंगल बना रही है उसे क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बीटा हियर, दो एंगल्स हैं, इसको थीटा 1 थीटा 2 भी कह सकते हैं, लेकिन जरा डिस्टिंग्विश के लिए अल्फा बीटा कहते हैं। बट इज बीटा हियर, बीटा इज द एंगल मेड बाय द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आप, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके साथ कंडक्टर का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इसे कहेंगे बीटा, कंडक्टर का जो वर्टिकल फील्ड के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो बीटा को आम अल्फाज में स्क्यू एंगल कहते हैं, यानी कि कितना टिल्टेड है हॉरिजॉन्टल के साथ, विच में रेंज फ्रॉम 0 to 30 डिग्री, 30 डिग्री तक जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके ऊपर फोर्स वेरी करती है, फिर एप्लीकेशन सही तरह काम नहीं करती, एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है। सो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इसकी वेरिएशन है। तो फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ अल्फा, एल साइन ऑफ अल्फा। इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होता है। अब है डेवलप टॉर्क, हमने ये बात भी स्टडी की है कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो हमने अभी ये भी देखा है कि एक साइड पे फोर्स अपवर्ड लगती है, हमने ये भी देखा है कि एक साइड फोर्स डाउनवर्ड लगती है। जब फोर्स अपवर्ड लगेगी एक साइड पे, दूसरी पे डाउनवर्ड लगेगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट आर्म, टॉर्क। तो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशन। तो रोटेशन कैसे होगी, या क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इस चीज को हम थोड़ा सा मजीद एनालाइज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में जो अभी आपके सामने है फिगर 1.12 में ए में। हम कंसिडर करते हैं कि एक कॉइल है, उसको प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, और कंडक्टर थोड़ा सा टिल्टेड है, ये देख रहे हैं आप, जिसे मैंने आपको कहा था कि कुछ स्क्यू होगा, इसका टिल्टेड है। दैट टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज बीटा हियर, स्क्यू एंगल बनाया हुआ है। डी क्या है, मोमेंट आर्म है, आई इज द करंट है, ये बैटरी की वोल्टेज ई है, ठीक हो गया। ये इंटरनल शाफ्ट है, सेंट्रल लाइन से लिया हुआ है, रेफरेंस शाफ्ट है, मोशन विद रिस्पेक्ट टू शाफ्ट होगा, ठीक हो गया। एक पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, एक पे फोर्स अपवर्ड लग रही है। अब उस पे सर क्यों लग रही है, डाउन नीचे क्यों लग रही है, मैंने कहा था ये दो रूल्स हैं, इसको फिजिकली हम एक्सप्लेन करते हैं क्लास में, लेकिन चूंकि फिजिकल फिलहाल नहीं है तो हम आप इसको इस तरह कंसिडर करें कि राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई हुआ, ठीक है, राइट हैंड रूल हुआ। तो राइट हैंड रूल से में हमने एक तरफ जो फोर्स निकाली वो नीचे की तरफ थी, दूसरी की तरफ फोर्स अपवर्ड थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो रोटेशनल हुई वो देखें आप, माउस को देखें,
जो रोटेशन हमारे पास हुई वो काउंटर क्लॉकवाइज है, इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, और टॉर्क पैदा हुई है तब रोटेशन हुई। टॉर्क कैसे पैदा हुई है? फोर्स ये एफ इंटू डी मोमेंट आर्म एक तरफ, दूसरी तरफ एफ नीचे, फोर्स नीचे, मोमेंट आर्म, फिर एक और डी, यहां से लेके यहां तक डी, सो 2 हो गए, 2d हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। टोटल टॉर्क क्या हुई? डेवलप टॉर्क टीडी इज इक्वल टू 2fd, fd 2fd हो गया। दोनों साइड कंसिडर करिए, एक साइड भी और दूसरा भी, तो प्लस हो जाएंगे 2fd। तो अब इसमें टोटल फार्मूला क्या बनेगा? डेवलप टॉर्क टीडी इज इक्वल टू 2, एफ का क्या फार्मूला होगा? बी आई एल इफेक्टिव। एल को मजीद निकालने के लिए एल साइन ऑफ अल्फा पुट कर सकते हैं, तो नहीं पता तो 90 माइनस बीट 90 माइनस बीटा कर लेंगे तो अल्फा आ जाएगा। ये एक और फार्मूला नीचे प्रॉब्लम में भी आएगा। तो 2BIL इफेक्टिव इंटू डी, टॉर्क है तो डी आएगा, डी इज द मोमेंट आर्म। तो ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला है 114, इसको आपको रिमेंबर करना है, टॉर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक हो गया। अब हमारे पास है जी एग्जाम्पल 1.4, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1.4 में कहता है वही डायग्राम कंसिडर करो तो और बीटा स्क्यू को 15 डिग्री लो, 15 डिग्री लो, तो अल्फा कहां से निकालें? तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे? बीटा हमारे पास पीछे एग्जाम्पल में ये देखें आप, इधर क्या है 15, ये ऊपर की तरफ लिया हुआ है। जब ऊपर की तरफ लिया हुआ है तो अल्फा नीचे की तरफ क्या होगा? 90 से माइनस करेंगे, तो बीटा अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, 90 माइनस 15 75 डिग्री अल्फा आ गया। ठीक है जी। कहता है करंट, फिर क्या निकालो? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डेवलप्ड टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ द डेवलप्ड टॉर्क यहां पर आप नहीं कह सकते, वो तो आप हाथ से करेंगे, अपना मोशन करवाएंगे क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मोटर एक्शन है या जनरेटर एक्शन है, उसके रिस्पेक्ट से निकालेंगे। अलबत्ता मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 2BIL साइन ऑफ अल्फा। आई क्या है? आपके पास 36 वोल्ट बैटरी है, रेजिस्टेंस कितनी है? 4, सो I इज इक्वल टू 9, सो 2B, व्हाट इज B हियर? 0.23 टेस्ला, वो पुट कर लिया आपने। I कितना है? 9 आपने निकाल लिया। अब आ गया L साइन ऑफ अल्फा, L कितना है? 0.3 मीटर, लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, 0.3 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा इज 90 माइनस बीटा, तो वो 75 डिग्री, तो आपके पास ये डेवलप टॉर्क आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह ये फार्मूले, ये क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे एक्सरसाइज में भी इसी तरह सॉल्व होते हैं। फार्मूले आपको सारे आने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन आपके पास आराम से हल हो जाएगा। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। अब देखा मैंने क्या कहा था, पहले कहा था कि वो मोटर एक्शन बताता है, लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर जनरेटर एक्शन है, ये कौन सा होगा? राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से आप जनरेटर एक्शन निकालेंगे। इसको काइंडली आप थोड़ा सा यूट्यूब पे स्टडी करेंगे तो आप अपने फिजिकली आप इसको कर सकते हैं कि राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे, करंट किस फिंगर से करंट जनरेट शो होगा, किस फिंगर से हमारे पास जो है वो फील्ड लाइंस शो होगी, और किस फिंगर से हमारे पास जो है वो मोशन होगी। तो मोशन एक वेक्टर मोशन का होता है, एक करंट का होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको हम मूवमेंट तक करा के फिर हम ये फाइनल कर लेते हैं कि फोर्स ऊपर लग रही है कि नीचे। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हमारे पास है जी ये जनरेटर एक्शन, और हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं फ्राडेज लॉ की फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस एंड d∅dt, वेयर d∅dt इज द रेट ऑफ चेंज। डीसी में नहीं होता, एसी में हमारे पास होगा। ठीक है, यहां तक हम मेरे ख्याल में स्टॉप कर लेते हैं इस लेक्चर को, और 1.11 से मैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से आपको भेज दूंगा।